Hi friends, this is Akshay. Welcomes you all on this channel of Career Edge. तो आज हम करेंगे एनडीए के पेपर 2 का डिस्कशन। एनडीए बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम है एंड इसमें से बहुत लोग आप में से बैठे होंगे इस एग्जाम में एंड दे गिव एग्जाम। सो आज हम करेंगे प्रॉब्लम सॉल्व जनरल एबिलिटी पोर्शन का। देखते हैं कैसा क्वेश्चंस थे एंड आंसर्स के साथ पूरा एनालाइज करेंगे इस क्वेश्चन पेपर को। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। आप देख सकते हो मेरे पास जो सेट है वो सेट डी है एंड ये का पेपर 2 का सेट डी मेरे पास है। अगर आपका सेट डी है तो वेल गुड कि आपका क्वेश्चन है मेरे क्वेश्चन से मैच करेंगे। अगर सेट डी नहीं है फिर भी आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। क्वेश्चंस को मैं पूरी अच्छे तरह डिस्कस करूंगा एंड आप मैच कर सकते हो अपने क्वेश्चन पेपर के साथ, बिकॉज सफरिंग होता है एंड उसके अलावा कुछ नहीं होता। आपका क्वेश्चन का ऑर्डर अलग होगा तो आप जाके मैच कर सकते हो। फर्स्टली आप इस वीडियो को देख लो। स्टार्ट करते हैं। जो फर्स्ट क्वेश्चन इज द पनामा कैनाल ओपनड इन 1914 लिंक्स। पनामा कैनाल जो 1914 में खोला गया वो किसको किसको जोड़ता है? तो इसमें आंसर है इसका अटलांटिक ओशियन एंड पैसिफिक ओशियन। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द यूनाइटेड नेशंस चार्टर वाज साइंड बाय 51 ओरिजिनल मेंबर्स ऑफ द यूनाइटेड नेशंस इन 1945 एट द। जो यूनाइटेड नेशन का चार्टर जो 1951 नेशंस के द्वारा 1948 में साइन किया गया वो कहां पे हुआ था? वो कॉन्फ्रेंस। तो इसका करेक्ट आंसर है सैन फ्रांसिस्को कॉन्फ्रेंस। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज द थर्ड वन, लैंड रेवेन्यू रिकॉर्ड्स मेंटेन्ड इन इंडिया हैव कैटेगराइज्ड लैंड यूज इनटू। जो लैंड रिकॉर्ड्स होते हैं हमारे इंडिया में उनको हम कितने पार्ट्स में कैटेगराइज कर रखा है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 9 पार्ट्स में हमने कैटेगराइज कर रखा है। ये एनसीईआरटी क्लास 12 के ज्योग्राफी बुक में आपको ये आंसर मिल जाएगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ड्राई लैंड फार्मिंग इन इंडिया इज लार्जली confined इन एरियाज विद रेनफॉल लेस देन। तो जो हमारे ड्राई लैंड है यानी शुष्क भूमि खेती मुख्यतः उन क्षेत्रों तक सीमित है जहां वर्षा होती है। मतलब हमें सेंटीमीटर में पूछा था कि कितनी वर्षा होती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 75 सेंटीमीटर से कम, यानी लेस देन 75 सेंटीमीटर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर एन एरिया टू बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम द ड्रॉट प्रोन कैटेगरी दैट व्हाट परसेंटेज ऑफ इट्स ग्रॉस क्रॉप एरिया शुड बी अंडर इरिगेशन। यानी अगर कोई सूखा समावेश श्रेणी के वर्जित होने के लिए किसी क्षेत्र सकल फल क्षेत्र यानी सदस्य क्षेत्र का कितना प्रतिशत सिंचाई के अंतर्गत होना चाहिए? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है मोर देन 25%, यानी 25% और मोर। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेंट पैसिफिक ओशियन। यानी इसमें आपको 4 एग्जाम्पल दे रखे हैं, मतलब 4 ऑप्शन दे रखे हैं और इसमें से कौन सा नहीं है ये आपको बताना है। तो इसमें से जो नहीं था वो था अगुलाहस धारा, यानी एगुलस करेंट। ओके, इन द इंग्लिश एगुलस करेंट। एंड द नेक्स्ट इज द ड्यूरेशन ऑफ मॉनसून इन इंडिया एक्सटेंड फॉर एन एवरेज पीरियड ऑफ। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 100 to 120 डेज। जो हमारे इंडिया में मॉनसून का समय होता है वो 100 to 120 डेज का होता है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नेचुरल वेजिटेशन ऑफ द साउथ ईस्ट चाइना। साउथ ईस्ट चाइना का नेचुरल वेजिटेशन कौन सा है? तो ये है उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन, यानी ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कोल्ड लोकल विंड। इनमें से कौन सा लोकल विंड है, कोल्ड लोकल विंड कौन सा है? तो इसमें होगा चिनुक। चिनुक एक लोकल विंड है, ये आपके ज्योग्राफी क्लास 9th में मिल जाएगा आपको ये आंसर। व्हाट वाज द कॉन्सिक्वेंस ऑफ परमानेंट सेटलमेंट ऑन रूरल सोसाइटी इन बंगाल। बंगाल में ग्रामीण समाज रूरल सोसाइटी की चिरस्थायी बंदोबस्त परमानेंट सेटलमेंट का परिणाम प्रभाव क्या था? तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो मैं आपको बता देता हूं। अ ग्रुप ऑफ रिच पेशेंट्स known and jotadars succeeded in consolidating their positions in the villages। अगर हिंदी में बताएं तो ये है धनी संपन्न किसानों के एक समूह ने, जिसे ज्यादातर जोतेदार कहा जाता था, गांवों में अपनी स्थिति को मजबूत बनाने में सफलता पाई। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट वाज दामिन ई को इन राजमहल एरिया। यानी राजमहल क्षेत्र में दामिन ई को क्या था? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है निर्धारित किए गए किसानों को स्थापित करने के लिए अलग की गई भूमि। तो इसको इंग्लिश में जब हम करेंगे ये है द लैंड ऑफ इनमार्क
for locating settled agriculture means. The next question is, which one of the following statements about the revolt of 1857 is correct? यानी जो हमारे 1857 में क्रांति हुई थी भारत को आजाद कराने की, उसके बारे में इसमें से कौन सा कथन गलत है? तो इसमें जो ये फोर्थ जो हमारा स्टेटमेंट है, द ब्रिटिश सक्सीडेड इन क्विकली एंड इजिली कंट्रोलिंग द रिबल्स, तो ये हमारे गलत है। विद्रोहियों पर तेजी से और आसानी से नियंत्रण पाने में ब्रिटिश सफल रहे हैं, ऐसा नहीं था। बहुत ज्यादा उनको मशक्कत करनी पड़ी थी, बिकॉज ये बहुत ज्यादा स्प्रेड हो गया था पूरे इंडिया में। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच वन अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट अ पंचशील प्रिंसिपल? यानी अगर हिंदी में पढ़े तो ये पंचशील सिद्धांत नहीं है इनमें से। इसमें 4 एग्जाम्पल दिए गए, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, एंड इसमें से पंचशील जो ऑप्शन नहीं है ये हमें बताना है। तो इसका जो आंसर है वो है न्यूक्लियर डिटेरेंस, यानी निभाकीय निवारण, परमाणु प्रतिरोध। ये इंडिया एंड रशिया के बीच ये जो हमारा पंचशील प्रिंसिपल एग्रीमेंट साइन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, who among the following had organized in 1904 a secret society of revolutionaries named अभिनव भारत? यानी अगर इसको हम हिंदी में बोले तो निम्नलिखित में से किसने 1904 में क्रांतिकारियों की एक गुप्त सोसाइटी संस्था अभिनव भारत की स्थापना की थी? तो आप जानते हो वीडी सावरकर एक बहुत ही बड़े राजनेता और लोकतांत्रिक, मतलब जो भारत को आजाद कराने में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाने वाले वीडी सावरकर ने 1904 में अभिनव भारत को स्थापित किया था। The next question is 65th question. The principle that the framing of new constitution of independent India should be primarily, though not solely, the responsibility of Indians themselves was for the first time conceived in the. तो इसमें है यह सिद्धांत कि स्वतंत्र भारत के लिए नए संविधान को तैयार करना मुख्यतः खुद भारतीयों की जिम्मेदारी होनी चाहिए। पहली बार निम्नलिखित में से किस एक में स्वीकार किया गया था? तो इसका जो है इसका आंसर है कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन इंग्लिश एंड हिंदी दोनों में यही आंसर होगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेजर इन्वायरमेंटल इशू इन ईस्टर्न कनाडा? तो ईस्टर्न कनाडा में जो मुख्य पर्यावरणीय मुद्दा है इसमें से कौन सा होगा? तो इसका जो फर्स्ट आंसर है अमल अवक्षेपण, अम्ल वर्षण यानी एसिड प्रेसिपिटेशन, ये है हमारा कनाडा का मेन जो इन्वायरमेंटल इशू है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच वन ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन्स लाइज इन बिटवीन कैस्पियन सी एंड ब्लैक सी? मतलब कौन सा पर्वत कैस्पियन सागर और काला सागर के बीच यानी मध्यस्थ स्थित है? तो इसका आंसर होगा कोकेसस। कोकेसस, द फर्स्ट वन इज करेक्ट। The next question is, Bagalihar, Dulhasti and Salal hydropower projects have been developed on which of the following rivers? अगर हिंदी में बोले निम्नलिखित में से किन नदियों पर बागलिहार, दुलहस्ती, सलाल जल विद्युत परियोजनाएं हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट विकसित की गई है? इसका आंसर होगा चिनाब ओनली। ओके, चिनाब ओनली द आंसर इज। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द which of the following statements with regarded to boys for Israel is correct? यानी नीचे यहाँ पे 3 आंसर्स दिए गए हैं, मतलब 3 ऑप्शन दिए गए हैं, एंड इसमें 1 एंड मोर देन 1 भी करेक्ट हो सकते हैं। तो इसमें से कौन सा सही है ये हमें पता करना था। तो अगर मैं हिंदी में बोलूं तो जीव मंडली रिजर्व नीचे के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो है ओनली 2, यानी भारत में 18 नमोदिष्ट जीव मंडल नीचे है, यानी देयर आर 18 डेजिग्नेटेड बायोस्फीयर रिजर्व्स इन इंडिया। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज डज नॉट हैव अ डायरेक्ट एक्सेस टू द सी ओशियन? तो इसमें आंसर है जॉर्डन। जॉर्डन मतलब निम्नलिखित में से कौन से देश के समुद्र महासागर के प्रत्यक्ष पहुंच अभिगम नहीं है? यानी जॉर्डन चारों तरफ से देशों के बीच में है, तो उसके पास कोई महासागर पर अपना डायरेक्ट पहुंच नहीं है, डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द करेक्ट रिलेशन बिटवीन द रेडियस ऑफ द कर्वेचर आर एंड फोकल लेंथ एफ ऑफ ए स्फेरिकल मिरर इज? यानी किसी गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या आर तथा फोकस दूरी एफ में सही संबंध है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा बी, आर इक्वल्स टू 2f। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, a lemon kept in a water in a glass tumbler appears to be a larger than its actual size. It is because of, यानी अगर कांच के गिलास में पानी अंदर रखा हुआ है, एक नींबू अपने वास्तविक आकार से बड़ा दिखाई देता है,
ऐसा किस कारण से होता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, यानी प्रकाश का अपवर्तन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज लाइट एंटर्स द आई थ्रू अ थिन मेम्ब्रेन कॉल्ड, यानी जो एक पतली झिल्ली से होकर प्रकाश नेत्र में प्रवेश करता है, इस झिल्ली को क्या कहा जाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है कोरेनिया, यानी कॉर्निया। ओके, कॉर्निया इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज नेम द साइंटिस्ट हु फर्स्ट यूज्ड द ग्लास प्रिज्म टू ऑब्टेन द स्पेक्ट्रम ऑफ सनलाइट। उस वैज्ञानिक का नाम क्या है जिसने सूर्य के प्रकाश का स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए पहली बार कांच के प्रिज्म का उपयोग किया? तो ये है आइजैक न्यूटन। आप जानते हैं आइजैक न्यूटन ने फर्स्टली प्रिज्म का प्रयोग किया था, एंड उनके बहुत सारे रिसर्च हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एंड मेनी अदर थिंग्स में हम उनको पढ़ते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कॉस्ट ऑफ एनर्जी टू ऑपरेट एन इंडस्ट्रियल रेफ्रिजरेटर दैट कंज्यूम 5 किलोवाट पावर वर्किंग 10 आवर्स पर डे फॉर 30 डेज विल बी। ये डायरेक्ट आपका मल्टीप्लीकेशन था एंड इसका करेक्ट आंसर था ₹6,000। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज which one of the following statements regarding magnetic field is not correct, यानी चुंबकीय क्षेत्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें आपको 4 ऑप्शंस दे रखे हैं। द करेक्ट आंसर इज मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर ओपन कर्व्स। ओपन कर्व्स नहीं होती, क्लोज कर्व्स होती हैं। आपको पता होगा 1 to 2 पोल पे क्लोज कर्व्स होती हैं। तो अगर इसको हम हिंदी में बोले तो इसका आंसर है चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं खुला वर्ग ओपन कर्व होती हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज which of the following statements is not correct? तो इसमें हमारे पास 4 ऑप्शन हैं, तो इसमें से हमें पता करना है कि कौन सा इनकरेक्ट है। तो इसका जो इनकरेक्ट आंसर है वो है डायमंड इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी हीरा विद्युत का एक अच्छा चालक है। आपको पता है दिस इज अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, डायमंड इज अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी कोवैलेंट बॉन्ड्स आर प्रेजेंट इन अ क्लोरोप्रोपेन मॉलिक्यूल्स हैविंग मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C3H7Cl। तो इसमें हमारे कितने कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं C3H7Cl में, यानी क्लोरोप्रोपेन अणु में कितने हमारे कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं, यानी सहसंयोजी आबंध अगर हिंदी में बोले कोवेलेंट बॉन्ड को। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है वो है 10। ओके, अगर आप इसका स्ट्रक्चर बनाते हो तो आपको पता चल जाएगा। इसको एनसीईआरटी में दे रखा है। अगर आप एनसीईआरटी का फर्स्ट चैप्टर पढ़ते हो क्लास 12 का, तो इसमें एकदम अच्छे से बनाकर दे रखा है इसका स्ट्रक्चर, आप वहां पे देख सकते हो इसको। The next question is which of the following is the most fundamental characteristic of an element? तो जो मोस्ट किसी तत्व का सर्वाधिक मौलिक अभिलक्षण निम्नलिखित में से कौन सा है? 4 आंसर है, 4 आपके पास ऑप्शंस हैं, एंड इसमें जो करेक्ट आंसर है वो एटॉमिक नंबर, द परमाणु क्रमांक। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन न्यूट्रॉन्स वर डिस्कवर्ड बाय। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था। न्यूट्रॉन्स किसने खोजा था न्यूट्रॉन को? तो इसका आंसर है जेम्स चैडविक। इसको आपने याद किया होगा ईट पर नाच से, ईट पर नाच जो ना लास्ट वाला आता है नाच, ना से न्यूट्रॉन और च से चैडविक, तो जेम्स चैडविक इसका करेक्ट आंसर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट इज इक्वल टू द सम ऑफ नंबर ऑफ, यानी किसी तत्व के परमाणु संहति निम्नलिखित में किसकी संख्या के योग के बराबर होती है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स ओनली, यानी केवल प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या के बराबर होती है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जंप करते हैं। ये है हमारा क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स आइसोटोप इज यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, यानी निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्व का सहसिक प्रयोग कैंसर के उपचार में प्रयुक्त किया जाता है? तो आपको पता होगा जो यूरेनियम है, यूरेनियम को हम प्रयोग करते हैं इसके इलाज में, कैंसर के इलाज में। The next question, which one of the following cell organisms may play a role in expelling excess water and waste in the case of unicellular organism? अगर हम इसको हिंदी में बताएं तो इसका है एक कोशिक जीवाओं की स्थिति में अतिरिक्त अधिक जल और अपशिष्टों को निष्कासित करने के में निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका अभंग एक भूमिका निभा सकता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है वक्यूल, यानी धानी। वक्यूल जो होता है ये हमारा आंसर है, ये क्लास 10th के हमारे बायोलॉजी की बुक में है, आप देख सकते हो इस आंसर को। द नेक्स्ट इज which one of the following terms describe the practice of growing 2 or more crops simultaneously on the same piece of land? अगर हमें सेम पीस ऑफ लैंड पे एक से ज्यादा फसल को उगाना है, टुकड़ों में एक साथ उगाना है, तो इसको हम क्या किस पद्धति के
तहत उगाएंगे, यानी कौन सी पद्धति इसको कहते हैं? तो ये जो होता है वो होता है इंटरक्रॉपिंग यानी अंतर फसल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट अबाउट द इफेक्ट ऑफ एंटीबायोटिक्स ऑन वायरसेस? एंटीबायोटिक्स पर वायरसेस मतलब वायरसेस पर एंटीबायोटिक का क्या इफेक्ट होता है, इसके बारे में इसमें पूछा गया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है टेकिंग एंटीबायोटिक्स क्योर्स वायरल इन्फेक्शंस, यानी एंटीबायोटिक्स को लेने से विषाणु संक्रमण का उपचार होता है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन, चॉक एंड मार्बल आर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ? खड़िया, चौक एंड संगमरमर निम्नलिखित में से किसका विभिन्न रूप है? तो ये है कैल्शियम कार्बोनेट का। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स इन एन सेल इज? एन कोश सेल यानी इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या उसमें कितनी हो सकती है? तो इसमें जो करेक्ट आंसर है वो है 32। 32 इज द करेक्ट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन, विनेगर इज ऑल्सो नोन एज? विनेगर को हम और किस नाम से जानते हैं, यानी उसका साइंटिफिक नेम क्या हो सकता है? जैसे हम और को डिफाइन करते हैं सिरका, जिसको हम हिंदी में सिरका कहते हैं विनेगर को, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है एथेनोइक एसिड। Ethanoic acid is the correct answer of this question. The next question is, a liquid is kept in a glass beaker. Which one of the following statements is correct regarding the pressure exerted by the liquid column at the base of the beaker? यानी किसी द्रव को कांच के एक बीकर में रखा गया है। द्रव स्तंभ द्वारा बीकर के आधार पर आरोपित दाब में के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है? तो इसमें हमें करेक्ट आंसर चुनना था, तो इसमें है द प्रेशर डिपेंड्स ऑन द हाइट ऑफ द लिक्विड कॉलम। दिस इज द करेक्ट आंसर। एंड इसको अगर हम हिंदी में बताएं तो ये है दाब द्रव स्तंभ की ऊंचाई पर निर्भर करता है। दिस इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। यही कथन आपका यहाँ पर सही है। The next question is, which of the following statement is correct regarding the travel of sound waves? Sound waves के यानी ध्वनि तरंगों के प्रगमन आगे बढ़ने के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? आपको इनकरेक्ट ढूंढना है इसमें, नॉट करेक्ट। तो ये है इसमें, साउंड वेव्स कैन ट्रेवल थ्रू अ वैक्यूम। ध्वनि तरंग निर्वात होकर गुजर सकती हैं, यानी आप वैक्यूम से ध्वनि कभी नहीं गुजर सकती। इसके लिए आपको पार्टिकल्स चाहिए होते हैं ध्वनि को आगे बढ़ने के लिए, यानी साउंड्स को आगे बढ़ने के लिए हमें पार्टिकल्स की जरूरत पड़ती है, रिक्वायर्ड पड़ती है। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, दीनदयाल पोर्ट इज लोकेटेड एट? दीनदयाल बंदरगाह पोर्ट कहाँ अवस्थित है? इसका करेक्ट आंसर है गुजरात में, जिसका पहले नाम कांडला पोर्ट था। The next question is, which one of the following cities is associated with the Biosafety Protocol to the Convention on Biological Diversity 2000? जैविक विविधता के अधिनियम पर अभिसम्य 2000 के प्रति जैव सुरक्षा प्रोटोकॉल के साथ निम्नलिखित में से कौन सा शहर जुड़ा हुआ है? इसका मे बी द करेक्ट आंसर इज नैरोबी, बिकॉज इसको हम किसी भी एनसीईआरटी बुक में नहीं पा सकते। इसका करेक्ट आंसर तो हमने इसको इंटरनेट सोर्स से ढूंढा है, तो हम उसको पूरी तरह से वैलिडेट नहीं कर सकते जब तक हमें इसको आंसर एनसीईआरटी में नहीं मिल जाता। तो इस मे बी द करेक्ट आंसर इज नारोबी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कृष्णा राज सागरा डैम रिसीवर इज डेवलप्ड ऑन? कृष्ण राज सागर बांध जलाशय किस नदी पर बनाया गया है? द करेक्ट आंसर इज कावेरी नदी। कावेरी नदी पर, ये रिवर कावेरी पर बनाया गया था। The next question is, which one of the following Indian state does not share international border with two or more countries? जो हमें यहाँ पे 4 इंडियन स्टेट दिए गए हैं, इसमें से कौन सा ऐसा राज्य है जो किसी 2 देशों से अंतरराष्ट्रीय सीमा शेयर नहीं करता है, यहाँ पे बोला गया है। तो इसमें करेक्ट आंसर होगा त्रिपुरा। त्रिपुरा ओनली बांग्लादेश से अपना जो बॉर्डर है वो शेयर करता है। The next question, according to census of India 2011, which one of the among the following is the least populated state in India? इसमें पूरे इंडिया के स्टेट्स के लिए नहीं पूछा गया है, इसमें 4 स्टेट्स दिए गए हैं, उसमें से हमें करेक्ट आंसर बताना है। तो करेक्ट आंसर जो यहाँ पर होगा वो होगा हमारा पंजाब। पंजाब इज द करेक्ट आंसर। यहाँ 2.3 करोड़ की जनसंख्या थी 2011 में। आपको लग रहा उड़ीसा में 4.73 करोड़ की जनसंख्या थी, जो कि लगभग दोगुनी है पंजाब से इन द ईयर ऑफ 2011 जब हमारी जनसंख्या की गणना हुई थी। द नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्पीकर्स ऑफ मेजर इंडियन लैंग्वेजेस बिलोंग टू हाउ मेनी लैंग्वेज फैमिलीज? यानी प्रमुख भारतीय भाषाओं के बोलने वाले कितने भाषा परिवारों से संबंधित है? मेनली भाषा परिवार जो है हमारा 4 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा 4। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वेयर डिड गांधी जी इनिशियली फॉर द टेक्निक्स ऑफ सत्याग्रह?
गांधी जी सत्याग्रह की शैली ढंग आरंभिक रूप से कहाँ गढ़ी विकसित की गई थी? तो आपको पता होगा दक्षिण अफ्रीका, यानी पहले जो बैरिस्टर की पढ़ाई करने यानी वकालत की पढ़ाई करने गांधी जी दक्षिण अफ्रीका गए थे और वहीं पर उन्होंने फर्स्टली सत्याग्रह को स्टार्ट किया था, आरंभ किया था। तो वहीं से इस शैली के स्थापना हुई और आरंभ हुआ। द नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द वायसराय ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ गांधी जी दांडी मार्च? दांडी मार्च जब गांधी जी कर रहे थे तो उस समय भारत में वायसराय कौन था? द करेक्ट आंसर इज लॉर्ड इरविंग।